करंट से। तो पॉलिटी में तो क्वेश्चंस भी मैंने बहुत आसान ही डाले थे क्वेश्चंस। हाँ लेकिन सर पॉलिटी काफी दिन से रिवीजन नहीं है ना, इस वजह से दिक्कत हो रहा है, थोड़ा थोड़ा माइनर मतलब दिक्कत हो हमको रही है। जहाँ तक लगा कि कल पॉलिटी के जो क्वेश्चंस थे बहुत आसान क्वेश्चंस थे। हाँ वो आसान थे, लेकिन वो क्या करें सर, हो गया उसमें। तो जब सब आसान हो रहा है तो फिर 30 से नीचे 30-35 से नीचे क्यों हो जा रहा है? नहीं जिस हिसाब से पेपर था उस हिसाब से 35 तो आना ही चाहिए कम से कम। हाँ 35, जबकि जैसे कल का भी पेपर था तो बहुत कठिन नहीं था। हाँ नहीं, पेपर में जो इतिहास के जो प्रश्न थे हाँ वो थोड़ा ठीक थे, बाकी सब तो नॉर्मल था, बाकी हाँ, में कोई बाकी दिक्कत एकदम नॉर्मल ही था। बाकी तो जो हिस्ट्री के जो क्वेश्चन थे टिपिकल उन बहुत हिस्ट्री, औसत स्तर का सब था। हाँ हाँ ठीक था, लेकिन अब वो नहीं हो पा रहा है तो जैसे होता नहीं करंट वाले। है, कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे किसी का फुल टॉस छूट गया, उसी पे छक्का उक्का मार लीजिए तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप बड़ा बूस्टअप बहुत सही होता है, फिर यार्कर पे भी चौका जाता है। अब सर वो हमको लग रहा है सर कुछ स्थिति यह हो गई है कि वो क्या बोलते हैं, जब आउट फार्म आदमी आउट फार्म होता है तो फिर वो दिक्कत होने लगती है। जैसे कि है ना, नहीं मेरे बन कहने का मतलब कि जैसे एक होता क्या है ना, इस मान लीजिए कोई आदमी 99 पे है और कोई 100 रन पे है, तो एक 100 रन का मॉरल बूस्टअप होता है नहीं, जैसे 2020 में 194 स्कोर हो और 200 स्कोर हो तो थोड़ा फर्क पड़ जाता है 3-4 रन में ही या 1 रन में ही। तो जी उसी तरह जी से जैसे परीक्षा जब आप 20 तारीख को देने जाएंगे, उससे पहले अगर आपका स्कोर कार्ड यहाँ पे 40+40+40+ 3-4 दिन है, तो वो वहां जी पर बड़ा सुखद याद रहती है उसकी, और वो जी थोड़ा सा आपको उठाने का प्रयास करता है। वो जी थोड़ा सा उठाने का प्रयास करेगा। चलिए फिलहाल कम से कम आप लोगों की टीम में से कोई, मेरी जो इच्छा थी, मेरी आत्मा को भटकने नहीं दिया, उसने 41 किया। हाँ, विवेक के नाम से 2 आईडी थी, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ विवेक के नाम से 2 आईडी कैसे चल रही हो, 2 बार उसमें सबमिट हुआ, एक विवेक फिर विवेक। फिर भी जो भी है 41 क्वेश्चन है, तो चल कम से कम एक हर्डल टूटा है ना कि हाँ 40 से ऊपर कोई नहीं जा रहा है। वो 40 के ऊपर हर्डल आपका है, वो लगभग लगभग चलिए वो बैरियर एक खत्म हुआ। साक्षी नेहा कहाँ टेस्ट वाला कैसे दे नहीं रही हो साक्षी? सर उसको ग्रुप में नहीं ऐड किया है क्या? अरे हाँ, हमको लगा कि ग्रुप में हम ऐड कर दिए हैं। सर वो हमें इसका मतलब ग्रुप में ऐड नहीं है। नहीं सर, वो हमें अच्छा, कर मैं दिया है। इसीलिए ग्रुप में भेज देता था, उनको लगता था कि उनको भेज दिए। सर हम एक उसको दिन लिंक भेजे एक थे दिन जब हम कल। पर्सनल भेजे थे इसीलिए वो करी होगी। हाँ? जी जी सर। अच्छा अरे ठीक ठीक। हम्म, अच्छा आप साक्षी एक बार बोल दीजिएगा उनको कि जो नंबर उनको व्हाट्सअप होता होगा उसको आपने एक बार सेंड कर देंगी उस पे, और ईमेल वगैरह तो हम उनको आज जोड़ देंगे पेट वाले ग्रुप में, ठीक है? जी सर। ठीक है साक्षी, तो टेस्ट तो दी नहीं होगी, दी थी कभी? नहीं सर। अच्छा चलिए कोई दिक्कत नहीं है। दीपक बस लेकिन जल्दी से अपना थोड़ा ग्रो पकड़िए, अब समय बहुत ज़्यादा नहीं है, और यूपी पेट में बच्चे बहुत मेहनत से लगे हुए हैं, जी क्योंकि उसी पे नौकरी मिलनी है, चुनाव उनाव है, शायद उसी से कुछ चीज़ें हो जाए अच्छी। चलिए आज का टॉपिक हम पढ़ाने जा रहे हैं और उसको आपको लिखाएंगे नहीं, बस समझाते जा रहे हैं, और नोट्स फाइनली कंप्लीट ही नहीं हो पा रहा था, अभी भी लगभग थोड़ा सा बाकी है, काफ़ी लंबी फाइल थी इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग गया। और बस आज का जो क्लास है मैं आपको समझाते हुए जा रहा हूँ, उसको आपको तुरंत मैं अपलोड कर दूंगा 1-2 घंटे में, उसको आप बाद में नोट भी कर लीजिएगा, नोट्स जब आ जाएगा तो उसको अपना कवर कर लीजिएगा, तो बस समझते हुए जाइए, बहुत लिखाने की जरूरत नहीं है। जो सबसे बड़ा टॉपिक है जिससे क्वेश्चंस बहुत ढेर सारा आता है, उसको हम लोग प्राय क्या कहते हैं, नेशनल मूवमेंट के नाम से जानते हैं। ये हमारा नेशनल मूवमेंट होगा, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष होगा। नेशनल मूवमेंट में तो बहुत सी चीजें सम्मिलित होती हैं, 1885 से लेकर के 1947 तक का इतिहास, 1845 से लेकर 85 से लेकर 1947, ये जो राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, ये राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास को हम ऊपर से इतिहास लेखन की प्रक्रिया कहते हैं। ऊपर से इतिहास लेखन की प्रक्रिया, ऊपर से इतिहास लेखन का प्रक्रिया क्या है कि हम कांग्रेस को पकड़ लेंगे और कांग्रेस को पकड़ करके और नेशनल मूवमेंट का इतिहास लिखने का प्रयास हम करेंगे। तो जैसे कांग्रेस को पकड़ लेंगे,
कांग्रेस की स्थापना हुई 1885, 1905, ये कांग्रेस को पकड़ लेंगे। फिर 1905 से लेकर 1914 तक लगभग शिथिलता है। फिर यहाँ पे बापू आ जाएंगे 1914, ये 1914 से 1947। ये एक तरह से यहाँ पर हम नीचे के जन आंदोलन को नहीं देखने का प्रयास करेंगे। नीचे के जन आंदोलन को वैसे भी हम लोगों ने पहले ही देख चुके हैं। हम लोग जनमानस की प्रतिक्रिया क्या है, संथाल विद्रोह क्या है, कोल विद्रोह क्या है, मुंडा विद्रोह क्या है, जिसको हम इतिहास लेखन की प्रक्रिया कहते हैं, नीचे से इतिहास लेखन की प्रक्रिया कहते हैं। तो जो नीचे से इतिहास लेखन की प्रक्रिया है वो हम लोग ऑलरेडी डन कर चुके हैं। तब हम लोग ऊपर से इतिहास लेखन की प्रक्रिया को देखना चाहेंगे, जिसमें ये मान कर चलेंगे कि हमारा जो नेशनल मूवमेंट है, राष्ट्रीय आंदोलन है, उसको कांग्रेस लेकर के आगे बढ़ रही है। तो यानी कांग्रेस के नेतृत्व में होने वाला जो राष्ट्रीय आंदोलन है, नेशनल मूवमेंट है, उसी को हम यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। तो ये राष्ट्रीय आंदोलन में हम लोग ये चीज देखने का प्रयास करेंगे किस तरह से कांग्रेस और उनके नेताओं द्वारा किस तरह से ये प्रक्रिया जो है वो देखी जा सकती है। अब ये हमारा जो नेशनल मूवमेंट है, इस नेशनल मूवमेंट में देखने से पहले बेसिकली आपको क्या पढ़ाना चाहिए कि भारत में राष्ट्रीयता कैसे आई, राष्ट्रवाद का कारण क्या है ना, राष्ट्रीयता कैसे आई, राष्ट्रवाद का कारण क्या है, ये सारी चीजों को हम लोग देखने का प्रयास हम लोग को करना चाहिए। लेकिन वो सब यूजुअल है, वो सब आप अपने से देख सकते हैं कि राष्ट्रवाद का उत्थान का कारण क्या है। अगर हम बेसिक इतिहास यहाँ पढ़ना शुरू करें तो हम देखेंगे कि कांग्रेस का जो इतिहास है वो कैसे बना, यानी कांग्रेस कैसे बनी। तो यानी कांग्रेस की स्थापना से हम देखने का प्रयास करेंगे कि 1885 में ये कांग्रेस का निर्माण हुआ। अब ये जो 1885 में कांग्रेस का निर्माण हुआ, इसको हमको देखना है। लेकिन वास्तविकता ये है कि जो कोई भी प्रक्रिया होती है तो अचानक नहीं होती है। कोई भी प्रक्रिया होती है वो अचानक नहीं होती है, एक स्टेप बाय स्टेप होती है। तो अचानक कांग्रेस का गठन नहीं हुआ, बल्कि इस कांग्रेस यानी इसको हम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट कह सकते हैं, यानी अखिल भारतीय संस्था कह सकते हैं। तो ये जो अखिल भारतीय संस्थाएं हैं, उन अखिल भारतीय संस्थाओं के पीछे पहले बैकग्राउंड देखेंगे तो कुछ हमारा क्षेत्रीय संगठन आया, क्षेत्रीय संगठन की परंपरा आई ना। इसको आप इस तरह से भी जोड़ सकते हैं, ये राष्ट्रवाद है, ये क्षेत्रीयता है। तो क्षेत्रीयता क्या होती है? राष्ट्रवाद तक पहुंचने का माध्यम होती है ना। मेरा भी कॉन्सेप्ट इस मामले में बहुत खराब था और मुझको लगता था कि जो व्यक्ति क्षेत्रीय है, क्षेत्रवाद ज्यादा करता है, वो राष्ट्रवादी नहीं होगा ना, क्षेत्रीयता की बात ज्यादा अपने अपने क्षेत्र की बात करता है। फिर मैंने एक आपके यहाँ सिविल सेवा के अधिकारी भी थे और बाद में रिटायर हुआ था उनका, श्रीलाल शुक्ला, और उन्होंने एक उपन्यास लिखा है राग दरबारी, शायद आप लोगों में से कुछ लोगों ने पढ़ा भी होगा, बहुत बेहतरीन उपन्यास है वो। और उसमें उन्होंने बड़ा अच्छा समझाने का प्रयास किया। उस उपन्यास को पढ़ने के बाद मुझको ये समझ में आया कि नहीं, क्षेत्रवाद जो है वो राष्ट्रीयता का बाधक नहीं है, बल्कि क्षेत्रीयता क्या है, राष्ट्रवाद का ही पोषक है। बस क्षेत्रीयता जब राष्ट्रवाद में कन्वर्ट हो जाती है तो ये राष्ट्र के लिए हितकारी है, और क्षेत्रीयता अगर संकुचित हो जाती है तो वो मानव के लिए क्या होगा, वो अहितकारी होगी। उन्होंने बड़ा अच्छा उदाहरण देके समझाया कि जो इलाहाबाद में आकर के ये नहीं कह सकता कि मैं गाजीपुर जैसे पिछड़े क्षेत्र से हूँ, तो आदमी दिल्ली में जाके ये भी नहीं कह सकता कि यूपी जैसे पिछड़े क्षेत्र से हूँ, और वो आदमी फिर कैलिफोर्निया में ये भी नहीं जाके कह सकता है कि मैं भारत का हूँ, क्योंकि हर जगह उसको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहेगा। जो इलाहाबाद में आकर के दबंगई से कह सकता है कि हाँ गाजीपुर का है, और वही आदमी दबंगई से फिर कहेगा कि हाँ यूपी के हैं, और वही आदमी फिर कैलिफोर्निया में जाके बोल्ड आवाज में नारा लगाएगा कि हाँ भारत के। वो उन्होंने बड़ा अच्छी तरह से उसको प्रामाणिक तरीके से बताया, और फिर मैंने उस पर थोड़ा और अध्ययन किया तो मुझको लगा कि नहीं सही है, जिसके में क्षेत्रवाद होगा उसी में राष्ट्रवाद होगा। और उसका प्रमाण भी है, जिसे लोग आरोप लगाते हैं कि यूपी बिहार में पूर्वांचल में क्षेत्रवाद बहुत ज्यादा है, लेकिन ये भी देखिए कि राष्ट्रवाद भी तो ज्यादा है। और राष्ट्रवाद ज्यादा है इसका सबसे बड़ा प्रमाण क्या है? राष्ट्रवाद ज्यादा है इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि पूरे देश में सैनिकों की भर्ती एक बार होती है और पूर्वांचल में सैनिकों की भर्ती 2 बार होती है, स्पेशली गाजीपुर के लिए।
वो स्पेशल कानून है कि वहां पर 2 बार साल भर में भर्ती होती है। तो ठीक है, क्षेत्रीयता बहुत अधिक है ना। अगर सेना के जवान शहीद हुए हों तो कोई 10 अगर टोली शहीद हुई है तो कोई ऐसा नाम नहीं होता कि बिना पूर्वांचल के वो नाम भी गुजर जाए। तो यानी क्या है कि जो क्षेत्रवाद है वही कन्वर्ट होगा क्या है, राष्ट्रवाद में, लेकिन समय समय पर इसका विकास होता है। तो यहाँ पर हम क्षेत्रीय संगठनों को देखेंगे। अब ये जो क्षेत्रीय संगठन है, क्या इससे पहले भी कोई इकाई होती है जिसको हम पॉलिटिकल यूनिट कह सकते हैं? ये भी संगठन है, ये भी संगठन है, बस इनका दायरा छोटा है। भाई वो बंगाल के हो सकते हैं, वो कोलकाता के हो सकते हैं, वो मद्रास के हो सकते हैं। यहाँ पे क्या हुआ कि वो ऑल इंडिया के हो गए। तो क्या इससे पहले भी कोई इकाई होती है जिसको हम पॉलिटिकल यूनिट के रख सकते हैं? तो हाँ, इसके पहले की जो यूनिट होती है उसको हम बोलते हैं प्री पॉलिटिकल यूनिट। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे प्राक राजनीतिक संस्थाएं, प्री पॉलिटिकल संस्थाएं किसको कहते हैं? जितने भी सोशियो रिलीजियस संस्थाएं होती हैं, जैसे हमारे यहाँ ब्रह्म समाज हुआ, हमारे यहाँ आर्य समाज हुआ, रामकृष्ण मिशन सोसाइटी है। तो ये जो सोशियो रिलीजियस मूवमेंट होता है और उसकी जो संस्थाएं होती हैं उनको हम प्री पॉलिटिकल कहते हैं। इसका मतलब क्या है, ये जो राष्ट्रवाद का विकास हुआ, जो अखिल भारतीय विकास हुआ, इसकी प्रक्रिया को हम 3 चरण में समझ सकते हैं। प्री पॉलिटिकल, रीजनल और फिर ये राष्ट्रवाद। ये 3 चरण में हमारा ये विकास हुआ। तो ऐसा नहीं कि अचानक 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ। कांग्रेस के गठन के पीछे का इतिहास बड़ा महत्वपूर्ण है। प्री पॉलिटिकल बना, फिर रीजनल बने, फिर आपका फिर पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस का गठन हुआ। अब ये जो कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ, यहीं से एक चीज और समझ लेना है। जैसे कुछ इतिहासकार ऐसे हैं कि उन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसको बोलते हैं सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत। उन्होंने कहा कि जो ब्रिटिश सरकार है उसने अपने हित में काम किया। कुछ लोग कहते हैं नहीं, हम लोगों ने ब्रिटिश सरकार को यूज किया, उसको लाइटनिंग कंडक्टर कहते हैं। ये जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत उद्भव की व्याख्या नहीं है, बल्कि क्या है, गरमपंथी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को चाटुकार दिखा दिया जाए ताकि सत्ता हमारे पास आ जाए। और जो उदारपंथी हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, हम तो राष्ट्रवादी हैं, हम तो परिस्थितियों के अनुसार काम कर रहे हैं ना। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि ये जो कांग्रेस की स्थापना की व्याख्या होगी, व्याख्या नहीं है, ये आरोप प्रत्यारोप है। रियली जो कांग्रेस की व्याख्या है वो ये जो कांग्रेस की व्याख्या है वो ये कांग्रेस की व्याख्या है कि कांग्रेस का विकास एक ऐतिहासिक प्रतिफलन है। कांग्रेस का विकास एक 50 वर्षों के परिणाम का, देखिए ये लगभग प्री पॉलिटिकल का मतलब लगभग 1830-33 ये, और लगभग 50 साल लग गया इसके निर्माण में। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस, ये लाला लाजपत राय की थ्योरी नहीं होती तो नहीं होता, गोपाल कृष्ण गोखले की थ्योरी नहीं होती तो नहीं होता। कांग्रेस का जो विकास हुआ वो स्टेप बाय स्टेप हुआ। इसका मतलब क्या है, कांग्रेस का विकास एक स्वतः स्फूर्त प्रक्रिया के रूप में देख सकते हैं, या कह सकते हैं क्या है, ये ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उसका स्टेप बाय स्टेप यानी चरणबद्ध रूप में विकास को दिखा जा सकता है। तो यहां से आपको क्या समझना है कि 1885 में जो कांग्रेस की स्थापना हुई वो अपने आप में एकाकी घटना नहीं है, बल्कि उस घटनाओं के लाइन ऑफ एक्शन को पूरा करती है ना। जैसे आपके यहाँ एक दर्शन है अक्रियावाद, तो अक्रियावाद का दर्शन किसने पूरा किया, या अक्रियावाद दर्शन का प्रतिपादक कौन है? पूरन कश्यप थे क्या? पूरन कश्यप। तो पूरन कश्यप कोई नाम थोड़ो है, पूरन कश्यप कोई नाम नहीं है। पूरन का मतलब होता है पूर्ण करने वाला, और कश्यप माने कश्यप ऋषि। यानी कश्यप ऋषि से जो दर्शन की परंपरा का विकास हो रहा था, उस दर्शन की परंपरा का पूरा करने वाला जो व्यक्ति है उसी को कहा गया कि पूरन कश्यप है ना। उसी तरह से देखिए सनक संप्रदाय की स्थापना किसने करी? सनक संप्रदाय की स्थापना किसने की? निम्बार्क ने।
निम्बार्क ने, तो निम्बार्क ने किया इसलिए नहीं जाना जाता है, बल्कि क्या है, सनक ऋषि से ये परंपरा शुरू हुई थी और उस परंपरा को पूरा करने का काम निम्बार्क ने किया, इसीलिए निम्बार्क को उसका दिन माना जाता है। तो यानी कि जो अलग प्री पॉलिटिकल रूप में सोशियस रिलीजियस मूवमेंट ने शुरू किया था, सामाजिक धार्मिक आंदोलन ने शुरू किया था, प्री पॉलिटिकल संगठन का गठन किया था, धीरे धीरे उन्होंने ही क्षेत्रीयता का आकार ग्रहण किया। बंगाल, कोलकाता, मुंबई, मद्रास, इन सब चीजों में इन्होंने क्षेत्रीयता का स्वरूप ग्रहण किया और उसी क्षेत्रीयता ने 1885 तक जाते जाते क्या है, एक अखिल भारतीय स्वरूप ग्रहण किया और उसी अखिल भारतीय स्वरूप की जो प्रक्रिया है, उस अखिल भारतीय स्वरूप की प्रक्रिया को 1885 में क्या कहते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के रूप में जाना जाता है। तो यहां से हम क्या समझे कि ये कोई अचानक की गई घटना नहीं, ये जो घटना घटित हुई उसके पीछे पूरा का पूरा इतिहास है। यानी आपसे कोई पूछेगा कांग्रेस की घटना कितने स्टेप के बाद हुई, 3 स्टेप के बाद हुई, 1, 2, 3। यानी कांग्रेस की स्थापना ऐतिहासिक विकास की प्रक्रिया का परिणाम है। सिर्फ तड़ित चालक के आधार पर या सेफ्टी वाल्व की थ्योरी के आधार पर इसको समझना मुश्किल है कि उसी आधार पर कांग्रेस का विश्लेषण कर दिया जाए। कांग्रेस के विश्लेषण को करने के लिए निश्चित रूप से आप थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा और बिना पीछे गए, बिना इतिहास में गए, बिना उसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का मूल्यांकन किए कांग्रेस की स्थापना को ठीक ढंग से समझना संभव नहीं है। ये ठीक से समझिए भी आपको, और ठीक से इसलिए भी समझिए कि ये प्रश्न आपका प्रीलिम्स में भी आएगा और प्रीलिम्स से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि ये मेंस में आएगा। जैसे पूछ लेगा क्या सेफ्टी वाल्व के सिद्धांत के आधार पर या तड़ित चालक के सिद्धांत के आधार पर ही कांग्रेस के उद्भव की व्याख्या की जा सकती है, तो आपको समझाना पड़ेगा कि नहीं। और सही मायने में क्या है, वो जो दोनों मत हैं वो उद्भव की व्याख्या करते ही नहीं है, बस आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं ताकि सत्ता की ग्रहणशीलता उनके पास आ जाए। कांग्रेस के उद्भव की व्याख्या करना जो है उनका मुख्य रूप से उद्देश्य नहीं है। तो इसका मतलब हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे प्री पॉलिटिकल संस्था, जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये पूरा देख चुके हैं। इसका मतलब हम लोग की जो पढ़ाई शुरू होगी क्षेत्रीय संगठनों के विकास से, तो कुछ क्षेत्रीय संगठन है उनके विकास को हम लोग देखेंगे और वही क्षेत्रीय संगठन का विकास को फिर हम कांग्रेस को विकास में देखेंगे। ये चैप्टर हमारा हो चुका है प्री पॉलिटिकल में। अब हम लोग रीजनल इंस्टीट्यूशन पे कुछ आते हैं कि क्षेत्रीय संगठनों का जो विकास हुआ, उन क्षेत्रीय संगठनों के विकास को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे और यही फिर कांग्रेस में कन्वर्ट होगा। अब ये जो क्षेत्रीय संगठनों का विकास की प्रक्रिया शुरू हुई, तो ये जो प्रक्रिया शुरू हुई वो प्रक्रिया शुरू हुई ये बंगाल से, यानी जो रीजनल प्रोसेस शुरू हुआ वो बंगाल से। ये बंग प्रकाशक सभा है, ये जो बंग प्रकाशक सभा है इसको भारत के प्रथम राजनीतिक संगठन के रूप में श्रेय इसको दिया जाता है। ये आपका पहला संगठन है। बस आप ध्यान से सुनते रहिए, नोट्स दे देंगे तब आप उसको नोट करिएगा, ऐसे बहुत समय लगेगा, कुछ उसका बहुत मतलब भी नहीं है। पहला राजनीतिक संगठन ये बंग प्रकाशक सभा बना। इसके बाद बंगाल में ये प्रक्रिया आगे बढ़ी, एक लैंड होल्डर सोसाइटी बनी, फिर ये बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी बनी और इन्हीं दोनों संगठनों को फिर मिला दिया गया, बंगाल इंडिया सोसाइटी, बंगाल इंडिया सोसाइटी। तो ये लैंड होल्डर सोसाइटी प्लस मिला करके बंगाल इंडिया। ये जो संगठन है वो रियल मायने में क्या है, ये मुख्य रूप से जो है ये संगठन एक तरह से जमींदारों के संगठन, और ये जो जमींदारों के संगठन है इनका जो बेसिक पर्पज है, वो बेसिक पर्पज क्या है, किस तरह से राजभक्ति किया जाए और इस राजभक्ति के माध्यम से अपने स्वार्थ की कैसे पूर्ति किया जाए। तो ये संगठन जो है वो अभी कॉमन मैन या मिडिल क्लास का नहीं है,
ये जो संगठन है ये मुख्य रूप से ये सारे संगठन क्या है, वो इलीट क्लास के हैं। यहाँ जो इलीट क्लास है उसकी चिंता क्या है कि अपनी संपत्ति को कैसे बचाया जाए, अपनी भूमि को कैसे बनाया जाए, बचाया जाए। ये सारे जो संगठन है वो इस रूप में काम करते हैं। लेकिन ये जो प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, ये प्रक्रिया आगे बढ़ी, अब यहाँ पर मिडिल क्लास इन्वॉल्व होना शुरू हो गया। इसको इसी तरह समझिए, इसके पहले के जो संगठन है वो क्या है, ये जो भी संगठन है वो एलीट क्लास के हैं। अब ये इंडिया लीग है, ये इंडिया एसोसिएशन है, ये सब क्या है, ये मिडिल क्लास के, जो मिडिल क्लास वाले आ गए। अब मिडिल क्लास वाले आ गए, अब इनको नौकरी के लिए बड़ी समस्या होती है। इस पर ये आंदोलन चलाएंगे ना। ये मिडिल क्लास वाले स्वतंत्रता बहुत चाहते हैं, खासकर बोलने की स्वतंत्रता बहुत चाहते हैं। इस पर आंदोलन चलाएंगे। याद आ रहा है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इस पर इन्होंने आंदोलन चलाया। इसका मतलब मध्यम वर्ग आ गया, शिक्षा, बोलने की स्वतंत्रता, इन सब चीजों पे वो आंदोलन करना शुरू करता है, चाहे वो इंडिया लीग हो चाहे इंडिया एसोसिएशन ना। तो ये जो 1885 से पहले के संगठन है, तो 1885 के पहले संगठनों में ज्यादातर क्या है, इलीट क्लास शामिल है और मिडिल क्लास शामिल है। इससे एक प्रवृत्ति बाद में डेवलप होगी। थोड़ा आप कांग्रेस का शुरुआत का चरण देखिए, 1885 से 1905 शामिल होने नेताओं को देखिए, ज्यादातर इलीट क्लास वाले हैं, जमींदार वाले हैं, पढ़ा लिखा वर्ग है, कॉमन मैन लगभग नहीं है। और यही नहीं, 1952 का चुनावी टिकट का बंटवारा देखेंगे ना, कि चुनावी टिकट का जो बंटवारा हुआ, तो वहां पर जैसे पहले क्या होता था, कांग्रेस के चवन्निया सदस्य होते थे, जो स्वतंत्रता से पहले कांग्रेस की सदस्यता के लिए 4 आने आपको जमा करते थे, उनको चवन्निया सदस्य कहते थे। चवन्निया सदस्य होते थे, गांधी जी के साथ उन्होंने मिलकर के काम किया। लेकिन 1952 का अगर आप जब चुनावी डाटा देखेंगे और चुनावी डाटा में देखेंगे कि कौन कौन उम्मीदवारों को, तो चवन्निया सदस्यों को पूछा किसने, चवन्नी अठन्नी को कौन पूछता है, फिर वही आ गए, जमींदार आ गए ना, वही कुछ मिडिल क्लास वाले हावी हो गए, राजा रजवाड़े हावी हो गए, और इन लोगों को तो फिर दरकिनार ही कर दिया गया। तो ये जो शुरुआत की टेंडेंसी थी, वो टेंडेंसी लगभग अभी भी बनी हुई है कि कॉमन मैन को जल्दी उसमें जगह नहीं मिली। जिन्होंने स्थापना किया वही उन्होंने एक तरह से कब्जा करके भी रखे। तो शुरुआत में इसमें जो इलीट क्लास वाले हैं, तो इलीट क्लास वाले अपने लिए आ रहे हैं, फिर मिडिल क्लास वाले आ रहे हैं, तो ये कॉमन मैन से लगभग दूर है। गांधी जी वगैरह के आने के बाद कॉमन मैन की प्रसिद्धि बढ़ी, लेकिन जो स्वतंत्रता मिली उसके बाद फिर उन लोगों ने हाईजैक कर लिया। 52 का जब आप चुनाव विश्लेषण करेंगे तो एक से एक बड़े तस्कर आपको उसमें मिल जाएंगे, एक से एक बड़े साहूकार मिल जाएंगे, और एक एक ऐसे लोग हो जाएंगे जो गांधी जी के साथ दिन रात काम किए थे, टिकट मांगे, टिकट नहीं मिला। टिकट की समस्या पुरानी है सर। हाँ, टिकट की समस्या चूंकि जड़ है ना वो इसीलिए तो हम आपको वहां से लेकर के 1830-35 से लेकर 2021 तक कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आज भी लगभग वही समस्या है कि या तो टिकट लोगों के पास है जो राजे रजवाड़े हैं, या तो जो मिडिल क्लास है वो हाईजैक करके रखा है, कॉमन मैन तक पहुंचने कहाँ दिया गया। और कार्यकर्ता कहते हैं, कार्यकर्ता किसको कहते हैं, कार्यकर्ता में तो कुछ नहीं होता है। आप किसी पार्टी के लिए जीवन भर काम करिए, अंत में पता चला कोई पैसा वाला आ जा रहा है, तो मेंबर, राज्यसभा का मेंबर कौन बन रहा है, आपका मूल कार्यकर्ता थोड़ा बन रहा है, जो फाइनेंस कर रहा है वो मेंबर बनता है। बहुत से लोग पूरी पार्टी के लिए अपना जीवन दे दिए, यहाँ पता चला दूसरी पार्टी से लोग आकर के तुरंत मंत्री बन जा रहे हैं। कुमार विश्वास इसके बहुत तमाम तरह की चीजें हैं, क्योंकि जो बेसिक कुछ कहा जाता है कि बेसिक कार्यकर्ता को कोई ध्यान कहाँ देता है। और नहीं हो तो कोई पार्टी पहले ऐसे नियम बना दे, एक नियम बना दे हर पार्टी कि हम कोई भी ऐसा सदस्य जो अगर पार्टी में आया है, पार्टी सेवा करने के लिए आया है, तो कम से कम 5 साल की सेवा के बाद ही उसको कोई पद मिलेगा, तुरंत ज्वाइन करने वालों को कोई पद नहीं मिलेगा। कोई पार्टी बना के दिखा दे
कि हम अपना जो बेसिक कार्य करता है उसको लेकर के चलेंगे, और कोई पार्टी चेंज करके आएगा। अगर आप सेवा के लिए आ रहे हैं, सेवा आइए करिए, और 5 साल कम से कम आप सेवा करिए, और 5 साल जब आप सेवा कर लेंगे तब आपको हम कोई पद देंगे। किसी पार्टी में ऐसी हिम्मत हो तो करके दिखा दे। होना तो यही चाहिए ना। लेकिन ये व्यवहार है मंत्री बाबू, बन जा रहे हैं सर लोग, सिद्धांत से नहीं चलेगा ना। मंत्री बन जाते हैं लोग छोड़ के आने के बाद पूरा। जीवन है, मूल लोगों की हमेशा उपेक्षा करी जाती है, और यही दुख का सबसे बड़ा कारण। बुद्ध ने कहा ना कि दुख है तो दुख का कारण है। अब मुझको लगता है कि दुख है, दुख का कारण है। दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है? मूल लोगों की उपेक्षा की जाती है। आपको हम पढ़ाते हैं, हम लिखाते हैं ना, पूरा भारत का टीचर मर मर के पढ़ाता है, और दिल्ली वाले अंत में इंटरव्यू करा के छापते हैं कि आईएएस हमारे यहाँ हो। बेसिक आईएएस उनके यहाँ से कितना होते हैं? पूरे ऑल इंडिया से लड़के मर मर के पढ़ते हैं, और अंत में इंटरव्यू कहाँ होता है? सारा दिल्ली में। तो लड़के कहाँ से सेलेक्ट होते हैं? दिल्ली से सेलेक्ट होते हैं। उनके बेसिक लड़के कितने सेलेक्ट होते हैं? वो लड़के हर जगह अपनी मेहनत से, अपनी छोटी छोटी जगहों की मेहनत से, छोटे छोटे टीचरों की मदद से आगे बढ़ते हैं, और अंत में श्रेय सब उन्हीं को तो मिलेगा। हम आपको मर के पढ़ा रहे हैं, घर वाले आपको मर के पढ़ा रहे हैं, लेकिन जीवन में फायदा आप घर वालों को कितना देते हैं? देंगे तो अंत में ससुराल वालों को ही ना। मूल लोगों की तो उपेक्षा करेंगे। बाबूजी आ जाएंगे, कुर्ता की जगह निकाल के बनियान पहन के बैठे रहेंगे, कंगा रे बताइए, बेइज्जती करा देते हैं। इतने लोग आते हैं, ऐसे बनियान पहन के बैठ जाते हैं। बाबूजी शुरू से अगर कुर्ता पहनने लगे होते तो आप यहाँ पर नहीं पहुंचते। उनकी अगर कुर्ता पहनने की आदत हो गई होती तो आप यहाँ कहाँ पहुंचते। तो ये दुख का कारण मूल ये है कि मूल चीजों की हमेशा उपेक्षा करी जाती। और नहीं हो तो आप मेला आंचल को पढ़िएगा। कल मैंने फणेश्वर नाथ रेणु को समर्पित करते हुए एक उनकी रचना भी पूछी थी। पूछा था मैंने, परती परिकथा किसने लिखा है जी? वो उन्हीं का उपन्यास है ना। क्योंकि मेला आंचल सब लोग जानते थे, तो थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया था कि परती परिकथा उन्हीं का उपन्यास है। आप उसमें पढ़िएगा। उसमें एक बामन दास का कैरेक्टर है हाँ, जो गांधी जी के भक्त हैं। और चुनाव जब ये स्वतंत्रता मिलती है उसके बाद क्या होता है कि अंत में बहुत तस्करी होती है, तमाम तरह की समस्या होती है, रोकने का प्रयास करते हैं, और अंत में यही स्थिति होती है कि वो एक बार तस्करों को रोकने के लिए कहते हैं कि हम नहीं जाने देंगे तुमको, नहीं तो गाड़ी चढ़ा के चले जाओ। और तस्कर उनके ऊपर से गाड़ी चढ़ा के चले जाते हैं। प्रतीकात्मक स्तर पर क्या है, वो गाड़ी गांधी जी पे ही चलती है, उनके सिद्धांतों पे ही चलती है। और सिद्धांत ये कोई सिद्धांत नहीं है। जिनका जो सिद्धांत लेके चल रहे हैं वो समय में झेल रहे हैं। जिनका कोई सिद्धांत नहीं है वो सुखी है। कहीं मंत्री हैं, कहीं संतरी हैं, कहीं कुछ भी हैं, लेकिन सिद्धांत वाले लोगों को लोग परेशान कर देते हैं। तो यहाँ वही चीज हुई कि कांग्रेस की स्थापना हुई। पहले इसी तरह समझना है कि पहले एलीट क्लास वाला आया, फिर मिडिल क्लास वाला आया। मिडिल क्लास वालों के लिए ज्यादा समस्या नौकरी। नौकरी आपको हमको हमेशा ये लगता है जीवन का सबसे बड़ा समस्या है यार, नौकरियां मिल जाती, नौकरी मिल जाती हर चीज का। हम लोग तो पाकिस्तान में बम दुर्घटना भी होती है, बेनजीर भुट्टो की मृत्यु हो जाती है, तो हमारे लिए ये मैटर नहीं करता कि बेनजीर भुट्टो की हत्या हो गई। हमको ये लगता है कितने बजे हुई, कब हुई, किस दिन को हुई, तारीख है याद करके रखोगे, पूछ लेगा तब। तो ये मिडिल क्लास है। वहां पर वो नौकरी के लिए फोकस करना शुरू करेगा। और ये मिडिल क्लास ने शुरू किया। सेम इसी तरह की प्रक्रिया जो है वो महाराष्ट्र में भी है। सेम इसी तरह की प्रक्रिया जो है वो महाराष्ट्र में भी है। जैसे ये मुंबई एसोसिएशन है ना, पूना सार्वजनिक सभा है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन है। कोई थोड़ा मतलब अपने अनुसंधान से ये बता सकता है क्या कि बंगाल वाले रीजनल जो हैं और जो महाराष्ट्र वाले रीजनल हैं इंस्टीट्यूशन, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या आएगा? दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या आएगा? जैसे मुंबई एसोसिएशन है, पूना सार्वजनिक सभा है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन है, दोनों का बेसिक डिफरेंस क्या है?
कोई बताइए। अरुण, दोनों का बेसिक डिफरेंस क्या है? सर महाराष्ट्र वालों में भी छात्रीयता होती है, मतलब क्षेत्रीयता होती है क्या? क्षेत्रीयता तो दोनों जगह है। बेसिक डिफरेंस क्या है दोनों के प्रोसेसिंग में? बेसिक डिफरेंस क्या आया? सर हो सकता है महाराष्ट्र वालों की क्षेत्रीयता हो सकता है फिर अंत में राष्ट्रवाद में बढ़ती हो, और बंगाल वाले क्षेत्रीयता अपने ही तक सीमित रखते हैं। नहीं, यहाँ पर तो दोनों की राष्ट्रीयता जो है वो अखिल भारतीय स्वरूप ग्रहण करेगी। सर नहीं समझ आ रहा है मुझे। अच्छा देखो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये बंगाल है, ये महाराष्ट्र है। बंगाल में बताओ कि फर्स्ट स्टेप पे किन लोगों ने संगठन बनाना शुरू किया और सेकंड स्टेप पे किसने बनाना शुरू किया? बताइए। फर्स्ट स्टेप पे एलिट क्लास था। एलीट क्लास था। और दूसरा में मिडिल क्लास था। मिडिल क्लास था जी। यहाँ देखिए, ये जो महाराष्ट्र की प्रक्रिया है, यहाँ तो एलीट है ही नहीं ना। यहाँ तो जमींदार वगैरह है ही नहीं, यहाँ पर जमींदार वगैरह नहीं है, छोटे छोटे भूमिखंड है, तो वहां पर वो प्रक्रिया गायब हो गई। इसलिए देखिए, इनका जो फर्स्ट स्टेप है इसी में मिडिल क्लास ज्यादा हावी है। मिडिल क्लास ज्यादा हावी है, और वो भी मिडिल क्लास में जो नॉन ब्राह्मण है वो ज्यादा हावी है। आज भी देखिए वही प्रक्रिया है। कर्नाटका में चीफ मिनिस्टर बनाया जा रहा है, क्यों बना? हाँ कोई बना है, कौन? बदल रही है ना, मुंबई कोई कर। हाँ येदियुरप्पा को हटा दिया गया। येदियुरप्पा को हटा दिया गया। और आप लोग मुंबई पढ़े करके होंगे इतिहास में एक लिंगायत संप्रदाय था। जी जी, वो जो लिंगायत शिवलिंग को संप्रदाय हमेशा के संस्थापक थे, उनका नाम था चन्नावासव। चन्नावासव। और ये जो मुख्यमंत्री है उनका नाम भी वासवराज है। चन्नावासव थे कि अल्लू वासव? अल्लल प्रभु और उनका भतीजा चन्नावासव, दोनों लोग मिलके ही तो किए थे। अल्लल प्रभु और चन्नावासव दोनों लोग तो मिलके किए थे, चाचा भतीजा थे। हाँ, और वो वासवराज एक तरह से फिर यहाँ पे जो दलित कैटेगरी से, एससी कैटेगरी से हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाने की उनकी घोषणा हो गई है। पूजा वूजा कर रहे होंगे मंदिर में, लिंगायत वाले मंदिर में गए होंगे, फूल माला सब चढ़ाए होंगे, चदरा उदरा सब चढ़ाए होंगे, ठंडी में काम आएगा। तो लिंगायत वाले क्यों हावी है वहाँ पे? लिंगायत संप्रदाय वहां पर पहले से ही हावी है। कर्नाटका की जो परंपरा है उसमें जो ये शैव धर्म की शाखा है ना, लिंगायत शैव धर्म की शाखा है, तो इसको मानने वाले लोग वहां पर बहुत हैं। तो उसका ऐतिहासिक प्रकरण ही है, वहां पर लिंगायत संप्रदाय जो है वो हिट है। तो यहाँ वही तो मैं बता रहा हूँ कि ये पूरा प्रोसेस समझिए ना, कि यहाँ पर एलीट क्लास नहीं है, तो यहाँ मिडिल क्लास ही महत्वपूर्ण है। तो नॉन ब्राह्मण यहाँ पे हावी होना शुरू हो जाएंगे ना, और यहाँ तक कि बाद में जाके यही अगेंस्ट ब्राह्मण भी हो जाएगा। गैर ब्राह्मण आंदोलन जो समाज सुधार में आप पढ़ के गए हैं, और आज भी देखिए यहाँ पर ये दक्षिण भारत की राजनीति में एक महत्वपूर्ण तत्व है, गैर ब्राह्मण आंदोलन। तो ये प्रक्रिया जो है, बंगाल वाली प्रक्रिया और महाराष्ट्र की प्रक्रिया में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वहां पर एलीट क्लास के द्वारा आंदोलन शुरू होता है, यहाँ पर एलीट क्लास है ही नहीं। यहाँ पर एलीट क्लास है ही नहीं, यहाँ पर क्या है, सीधे सीधे मिडिल क्लास है, वही आएगा। मिडिल क्लास में नॉन ब्राह्मण ज्यादा आएंगे, चाहे वो मुंबई एसोसिएशन हो, चाहे पुणे सार्वजनिक सभा हो, चाहे बंबई एसोसिएशन हो ना, सारे संगठनों में मुख्य रूप से इन्हीं लोगों का योगदान ये ज्यादा देखा जा सकता है। अब इसी तरह की प्रक्रिया आपके मद्रास में भी है। मद्रास की प्रक्रिया लगभग इक्वल टू किसके, ये जो मद्रास की प्रक्रिया है वो इक्वल टू बंबई ना। ये मद्रास का जो प्रोसेसिंग अगर देखा जाए, क्या हो जाता है, येलो वाला रखिए सर, सही है। ये जो मद्रास की प्रक्रिया है, अरुण इसमें क्या गलती हो रही है मुझसे?
कुछ तो नहीं क्यों ये बार बार दिक्कत होता है? क्लिक नहीं हो रहा है। चलिए, तो ये जो बंबई की प्रक्रिया है और जो मद्रास की प्रक्रिया दोनों इक्वल टू है, सेम है। चाहे वो एसोसिएशन हो, चाहे वो मद्रास महाजन सभा हो ना, तो ये जो है सारी चीजें ये बननी शुरू हो गई। यानी बंगाल में प्रक्रिया शुरू हुई, महाराष्ट्र में प्रक्रिया शुरू हुई, मद्रास में प्रक्रिया शुरू हुई, ये सब रीजनल है। और यही जो प्रक्रिया है अंत में जाकर के कन्वर्ट होगी किसमें, एक अखिल भारतीय स्वरूप में, और इंडियन नेशनल कांग्रेस का यहाँ पर गठन होगा। तो यहाँ पर कॉन्सेप्चुअली आपने क्या समझने का प्रयास किया कि जो कांग्रेस की स्थापना है, वो कांग्रेस की जो स्थापना है वो अचानक एक उत्पन्न हुई परिघटना नहीं है, वो एक प्रक्रिया है। उस कांग्रेस के गठन के पीछे भी इतिहास है, और इतिहास और परंपरा ने मिल करके कांग्रेस के गठन में अपना योगदान दिया। इतिहास और उसने मिल करके अपना वो योगदान दिया। तो इस रूप में आप देखेंगे तो ये जो मद्रास नेटिव एसोसिएशन है, मद्रास महाजन सभा है, चाहे बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन है, इन लोगों ने एक पूरी पृष्ठभूमि तैयार करी। ये हम स्टेप 2 को पढ़ रहे हैं। स्टेप 1 हमारा ऑलरेडी हो चुका है, सोशियल रिलीजियस जो मूवमेंट है वो स्टेप 1 था, ये स्टेप 2 था। यानी कांग्रेस की स्थापना स्टेप 3 है। नोट्स आपको दे देंगे तो इसमें थोड़ा फैक्चुअल चीजें आती रहती हैं कि कब हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, वो सब चीजें, नाम वाम सब, वो मैं आपको कवर करके दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यही नहीं, ये जो संगठनों की परंपरा है, वो संगठन कुछ भारत से बाहर भी बने, भारत से बाहर भी इन संगठनों का विकास हुआ। जैसे इंडिया कमेटी बनी, इंडिया कमेटी बनी लंदन में, ये पुरुषोत्तम मुदलियार इन्होंने बनाया। फिर ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बना, दादा भाई नौरोजी ने बनाया। फिर इसी तरह से ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया और ये सारी चीजें, इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी, ये सब संस्थाएं भी बन करके यहाँ पर तैयार है। यानी देश और देश के बाहर भी ये संस्थान बनना शुरू हो रहे हैं, और इनका मुख्य मांग है कि किस तरह से हम, ज्यादातर इनका भी स्वतंत्रता मांग नहीं है, किस तरह से स्वराज हो, किस तरह से महारानी उनके लिए उपयोगी हो, किस तरह वो महारानी के लिए उपयोगी हो। और इसी प्रक्रिया के अंतर्गत आप देख सकते हैं कि ये जो क्षेत्रीय संगठन है, वही क्षेत्रीय संगठन क्या है, वो मुख्य रूप से कांग्रेस की स्थापना में अपना महत्वपूर्ण रूप से योगदान देंगे। यानी अगला जो हमारा स्टेप होगा कि अब हम लोग ये देखने का प्रयास करेंगे कि कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई, कांग्रेस की स्थापना। तो पहला चीज क्या देखना है कि कांग्रेस की स्थापना को हम किस चरण का परिणाम मानेंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। इसका मतलब ये थर्ड स्टेप है कांग्रेस की स्थापना। सांस्कृतिक संगठन, क्षेत्रीय संगठन और ये अखिल भारतीय संगठन। अगर इस अखिल भारतीय संगठन की फैक्चुअल की बात करेंगे, 1885 में बना, मुंबई में बना, गोकुल व्यास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में बना। हाँ, जब बना तो इसमें कुल कितने सदस्यों की भूमिका है, 72 लोगों की भूमिका है। प्रस्ताव कहाँ रखा गया था, पुणे में, लेकिन पुणे में अकाल पड़ा, अकाल से क्या हुआ, मुंबई में कन्वर्ट हो गया। तो यहीं से पता चल जाता है कि राजनीति किसको कहते हैं। पुणे में अगर अकाल पड़ा तो जगह बदल दिया गया। क्यों बदल दिया गया भाई, पुणे में अकाल पड़ा तो क्यों बदल दिया गया? प्रतीकात्मक स्तर पर वहां पर भी बैठक हो सकती थी। आपका कहिएगा प्राण देने जाएंगे क्या, तो यही तो हम आज भी कह रहे हैं कि नेता आपके लिए प्राण देने जाएगा क्या। आप ये कह सकते हैं कि अरे सर बताइए वहां पर गड़बड़ है, ये तो कंडीशन सही नहीं है, तो क्यों यहाँ पे काम करेगा? तो क्या ये कहा जा सकता है क्या कि मुख्य उद्देश्य में कुछ और था? उद्देश्य नहीं, राजनीति यहीं से समझ में आती है कि राजनीति किसको कहते हैं। राजनीति एकदम ब्राह्मणों की तरह व्यवसाय करती है, अपना घाटा नहीं करती। वो बस किताब में पढ़ाया जाता है कि राजनीति में आम आदमी सबसे पहले है, ऐसा कुछ नहीं है। राजनीति में सबसे पहला अपना राजनीतिक दल है, नेता है,
और उसके बाद सब कुछ नहीं। हम लोग आपस में लड़ेंगे मरेंगे, और हम लोग को चाय नहीं मिलती है। ममता बनर्जी गई तो चाय मिल गई इनको, हम लोग को चाय नहीं मिलेगी, लेकिन उनको चाय मिल गई। नाश्ता के लिए भी पूछ लिया गया। हम लोग को लगता है कि ये लोग तो आपस में लड़ते हैं, यहाँ आराम से चाय नाश्ता खाना सब उनको मिल गया। हम लोग पता चला बिना नाश्ता का सुबह से बैठे हैं, कोई पूछ ही नहीं रहा। मोदी जी तो एकदम में नहीं पूछते हैं। अरे सर वहाँ गिफ्ट भी दिया जाता है, लिया जाता है, नहीं बताए थे पर मोदी जी यही तो कह रहे हैं कि मिठाई देते हैं। यही मैं समझा रहा हूँ कि राजनीति में जब से ये पढ़ाया जाता है कि अंतिम आदमी सबसे पहले है, तो राजनीति में अंतिम आदमी सबसे पहले नहीं है, सबसे पहले राजनीतिक लोग हैं, उनकी विरासत है, उनकी वरासत है, और पहले उनका ध्यान दिया जाता है। बचा खुचा में जब चुनाव की बात आती है और वोट की बात आती है तो जनता को मैनिपुलेट करके दिखाया जाता है कि हम आपके लिए काम कर रहे हैं ना। कल से एक मुद्दा आपका उठा है वहाँ छत्तीसगढ़ में कि उनके दामाद के चाचा ना, कोई विद्यालय का मतलब डिग्री कॉलेज, दामाद के चाचा का कोई मेडिकल कॉलेज है, 2 साल या 3 साल पहले मेडिकल कॉलेज खुला हुआ है। वो अभी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से प्रमाणित भी नहीं है, और उसका सरकार अधिग्रहण कर रही है। उसका सरकार अधिग्रहण कर रही है, तो उसके पीछे, अधिग्रहण करने के पीछे मोटो क्या होगा, क्या उद्देश्य होगा? उनको आर्थिक सुरक्षा दी जा रही है। हाँ, तो आर्थिक से तो लोग कहाँ गए? लोग वही, आप जो लोग अंतिम आदमी अंतिम में ही होता है। हाँ, अंतिम आदमी अंतिम होता है, सबसे अच्छी परिभाषा उसकी वही है। तो यहाँ से अब देखिए हो गया, थोड़ा फैक्ट में आए। ये कांग्रेस शब्द का अर्थ क्या है? तो लोगों के समूह से है। कहाँ से लिया गया है? उत्तरी अमेरिका से लिया गया। ठीक है। प्रारंभिक इसका नाम क्या था? इंडियन नेशनल यूनियन। और बाद में राष्ट्रीय शब्द जोड़ने का काम क्या है? दादा भाई नौरोजी ने किया। तो मुख्य योगदान इसमें किसका है? एओ यूम। ये स्कॉटलैंड के थे सर। जो एओ यूम का योगदान है, थोड़ा सा यहाँ पर चर्चा करते हैं एओ यूम के बारे में। जी जी। ये एओ यूम है, ये एक सिविल सर्वेंट है। और माना जाता है कि यहीं पर शिमला में एक सम्मेलन हुआ जिसको एक गुप्त सम्मेलन कहा जाता है, और इसी शिमला सम्मेलन में कांग्रेस का फॉर्मेट तय किया गया, ऐसा माना जाता है। ये शिमला सम्मेलन है, इसीलिए क्योंकि इसमें सरकार की भूमिका थी ऐसा माना जा सकता है। तो एयूम ने जब संगठन बनाया था तो इनको कहते हैं कि ये हर्मिट ऑफ शिमला, यानी इनको शिमला का संत कहा जाता है। इनको स्टार ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। इसी नाम से इन्होंने किताब भी लिखी है, मैंने परीक्षा में आप लोगों से पूछा भी था। तो ये जो एओयूम है और इनकी ये मुख्य भूमिका मानी जाती है, और ये 1885 से लेकर के 1905 तक कांग्रेस की मुख्य विचारधारा पर ये शामिल रहे। सचिव के रूप में यही रहे। इनकी उपलब्धियों के बारे में ये विडरबर्न है, विडरबर्न के द्वारा इनकी जीवनी लिखवाई गई। तो यहाँ पर अंग्रेजी इतिहास लेखन जो है, अंग्रेजी इतिहास लेखन में इसको चढ़ाकर देखने का प्रयास किया गया, इनको ज्यादातर लाइमलाइट में ले आने का प्रयास किया गया कि इनके माध्यम से ही कांग्रेस की स्थापना हुई। तो एओयूम की भूमिका इस रूप में महत्वपूर्ण मानी जाती है कि इन्हीं का जो शिमला सम्मेलन है वही पृष्ठभूमि बना, बीज वहीं पड़ा कांग्रेस का। तो यूम को थोड़ा उठा के देखने का प्रयास किया गया। हालांकि बाद में जो हुआ, कांग्रेस ने जब अपना मैनिफेस्टो जारी करना शुरू किया और अपने हिसाब से काम करना शुरू किया,
तो इस हिसाब से देखा जाए तो बाद में इन लोगों की भूमिका जो है वो कम दिखाई देती है। उस समय ये लगता है कि सरकार इनको इस्तेमाल कर रही थी, और बाद में लगता है कि नहीं, कांग्रेस वाले सरकार को इस्तेमाल कर रहे थे। हाँ, तो वो जो हुआ क्रिया प्रतिक्रिया में आपस में देख सकते हैं कि ए ह्यूम जो, तो ए ह्यूम पहले सचिव वही हैं, जीवनी इन्होंने लिखी है, इनको शिमला का संत कहते हैं, स्टार ऑफ द ईस्ट कहते हैं। तो इनकी जो भूमिका है मुख्य रूप से, यानी एक तरह से सोची समझी रणनीति के तहत कांग्रेस की स्थापना जो है वो करवाई गई थी। और पहला अध्यक्ष बंगाल से ही बना, WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये 72 लोगों की भूमिका थी। और स्वाभाविक है कि बॉम्बे में हो रहा है तो सबसे अधिक प्रतिनिधि भी मुंबई के होंगे। महिलाओं की संख्या यहाँ पर नहीं है। अगर महिला संख्या पूछेगा, संस्थापक सदस्यों में महिलाओं की संख्या कितनी है? 0। यानी महिलाएं यहाँ पर अभी भागीदारी नहीं करती। वैसे भी महिलाओं के लिए खेल और राजनीति में इंटरेस्ट सबसे बाद में होता है। हाँ, खेल का इंटरेस्ट उनका बहुत कम होता है और राजनीति में तो इंटरेस्ट होता ही नहीं है। अब पर्टिकुलर समय के साथ साथ कुछ परिवर्तन होते रहते हैं तो बात अलग है। हाँ, तो उनका इंटरेस्ट वैसे बहुत कम होता है राजनीति में, धीरे धीरे आता है। उनका इंटरेस्ट डेली सोप ओपेरा में ज्यादा है, कहने के मतलब धारावाहिकों में ज्यादा उनका है इंटरेस्ट, लेकिन राजनीति में और खेल में थोड़ा इंटरेस्ट कम है। कोई खेल रहा है तो खेल रहा है, मतलब तो एक गेंद है उसके पीछे 11 लोग भाग रहे हैं तो ठीक नहीं है ना, ये तो गड़बड़ हो गया। गेंद एक है और उसके पीछे 11 लोग भाग रहे हैं, ये तो फिर अच्छी चीज तो कोई है नहीं। फिलहाल बस ये बात हंसी करने का इसलिए प्रयास कि ये दिमाग में रहे कि जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी वहां पर महिलाओं की भूमिका यहाँ पर नहीं थी। अब एक प्रश्न बहुत आता रहता है इसमें, उस प्रश्न को मैं इसीलिए मैंने क्वेश्चंस के रूप में उसको बना के आपको समझाने का प्रयास किया। जैसे कई बार ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा नेता है जिसकी कांग्रेस के स्थापना में महत्वपूर्ण रूप से भूमिका थी, और अगर स्थापना में महत्वपूर्ण रूप से भूमिका थी तो वो जबकि वो कांग्रेस में शामिल नहीं हो पाया तो उसके पीछे कारण क्या था। तो क्वेश्चन के रूप में मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया कि क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में सूर्यनाथ बनर्जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी, परंतु स्थापना के समय भी मुंबई के अधिवेशन में भागीदारी नहीं कर पाए, तो इसके पीछे क्या कारण। तो हुआ ये कि सूर्यनाथ बनर्जी जब ये हैं तो बंगाल की परंपरा के नेता हैं, और इनके द्वारा एक संगठन बनाया गया है नेशनल कॉन्फ्रेंस। ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है ये बना है 1883 में, और 2 साल में इसका एक बार अधिवेशन होता है। तो 1885 में इधर कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था और इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस का हो रहा था। दूसरा क्या है कि 85 में कांग्रेस, 85 में ये भी दोनों सेम। और भी टिपिकल मुद्दा क्या है कि 85 की कांग्रेस का जो चीफ है वो सूर्यनाथ बनर्जी है। तो अब या तो यहाँ जाए या तो यहाँ जाए। अब चूंकि मेजबानी जिसको करनी है तो फिर कहाँ छोड़ करके जाएगा। तो चूंकि अपने संगठन की उनको अध्यक्षता करना था, इसलिए क्या है कि वो भागीदारी वहां पे नहीं कर पाए। इसको जैसे आप कभी कभी हंसी मजाक के माध्यम से भी समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि जैसे अरुण इनके एक बहुत अच्छे फ्रेंड है, बहुत अच्छे दोस्त हैं, मान लीजिए एक्स है, और इनको बहुत मानते हैं और हर जगह हर छोटे छोटे ओकेजन पे जाते हैं, लेकिन अरुण इनकी शादी में नहीं जा पाए, इनके विवाह में नहीं जा पाए। क्या कारण रहा होगा? इस पढ़ाई से रिलेट करके समझने का प्रयास करिएगा, क्या कारण होगा। इसको बहुत मानता है लड़का, ये उसकी विवाह में नहीं गया, तो क्या कारण हो सकता है? पेपर होगा। पेपर होगा, इसलिए नहीं है। पेपर होगा। अच्छा, और बताइए सब लोग, थोड़ा बताइए क्या कारण हो सकता है। उससे आपकी मनःस्थिति का पता चलेगा, सोचने का दायरा पता चलेगा। और क्या कारण हो सकता है साक्षी? जी सर। और क्या कारण हो सकता है? तो बहुत हो सकता है, जबकि ये मानते हैं इसको जाना है एकदम, इनको सोच के रखें कि विवाह में जाना है, क्यों नहीं गए? खुद की शादी होगी। हाँ देखो कितना बढ़िया है। ये भी तो हो सकता है कि यहाँ पर इनकी खुद की शादी उसी दिन है, तो क्या करेंगे?
नहीं जाएंगे। यहाँ रहेंगे कि यहाँ जाना पसंद करेंगे? यहीं रहेंगे। पहले अपनी शादी में चले जाएं, फिर उसके बाद। हाँ, फिर मतलब रिसेप्शन में वहां चले जाएंगे। कैसे चले जाएंगे? ये तो संभव नहीं है ना। तो रिसेप्शन में। हाँ, वो अलग बात है। तो रिसेप्शन तो होगा ना, फिर 86 में होगा रिसेप्शन, 87 में होगा रिसेप्शन, तो जाएंगे। क्यों? 86-87 में रिसेप्शन होगा और होगा तो जाएंगे। ये बस बात हम इसलिए कि थोड़ा सा आप सहज भी हो जाइए और थोड़ा इसी सबसे सोचने की शक्ति का विस्तार होता है। मैंने पहले कहा था कि इससे रिलेट करके सोचने का प्रयास करिए। इससे करके तो बात वही कहने का मतलब कि कभी कभी ऐसी अपरिहार्य स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि हम वहां नहीं जाते। तो कई बार प्रश्न इस तरह से आया है, या थोड़ा क्वेश्चंस के मूड में रहेगा तो आप डिस्कशन किए रहेंगे तो ये सब चीजें कोई गलत नहीं होंगी। एकदम औसत स्तर के क्वेश्चंस हैं, लेकिन जेहन में इस तरह से रहेगा तो फिर काम आपका आसान होगा। अब जब ये राष्ट्रीय कांग्रेस बना, राष्ट्रीय कांग्रेस महत्वपूर्ण संगठन था, महत्वपूर्ण संगठन भी था और विवादित संगठन भी था। विवादित संगठन किस रूप में था वो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। ये कांग्रेस की स्थापना हुई। समस्या क्या है? अब जब कांग्रेस की स्थापना हुई, ये सरकार है, ये संस्थापक हैं जिनको हम लोग उदारवादी कह रहे हैं, फिर ये गर्मपंथी कह रहे हैं। तो देखिए एक मुद्दा क्या है, मुद्दा यहाँ पे डिस्कशन करना है कांग्रेस की स्थापना। ठीक है, देखिए कोई एक वस्तु एक्स है, ये जो वस्तु है ये अच्छी बुरी नहीं। अनिल, अनिल। हाँ सर। भाजपा की सरकार यूपी में ठीक चल रही है, खराब चल रही है? जी सर, कहा जाए सर। नहीं, उसमें कोई ऐसा नहीं कि आरोप लगेगा, विश्लेषण के लिए बात करें। कुछ चीज में बस उसके माध्यम से कुछ चीज समझाना चाहता हूँ। अच्छा कि खराब? खराब चल रहा है सर। खराब चल रहा है। और ऐसा हो कि भाजपा की सरकार में तुमको कल एक पुरस्कार दिया जाए कि अनिल जो है वो उत्तर प्रदेश और बिहार के सबसे उभरते हुए युवा हैं और ये पुरस्कार तुमको दे दिया जाए, तो उसके बाद बताओ कि बीजेपी अच्छी चल रही है, खराब चल रही? सर एक काम करने से तो सर सरकार को अच्छा तो नहीं कर सकते हैं। क्या कह रहा है भैया? बोल रहे सर कि ये वो काम करने से सरकार को अच्छा नहीं कर सकते हैं। एक वो काम यहाँ पर लोगों का एक पैसा का फायदा हो जाए तो आपको अच्छा करने लगते हैं बाबू। जो तुमको हम बहुत बड़ा पुरस्कार दे दी, तुम स्वीकार नहीं कर रहे हो उसको। यहाँ मेरे कहने का मतलब क्या है कि व्यक्ति जो है, जैसे लोग कहते हैं कि छोटा बच्चा होता है तो छोटा बच्चा जो है माँ को सबसे ज्यादा पहचानता है, सबसे ज्यादा मानता है, सबसे पहले उसी को पहचानता है। तो कभी आप ये विचार किए कि माँ को ही सबसे पहले क्यों पहचानता है? लोग आपको समझाते हैं ना कि छोटा बच्चा माँ को पहचानता है, तो आखिरकार माँ को ही सबसे पहले क्यों पहचानता है? क्यों बताइए? भोजन मिलता है उसको वहां से। बस स्वार्थ है। जन्म के साथ ही इतने स्वार्थी व्यक्ति होते हैं तो पहचान जाता है कि यही सही आदमी है, यहीं से भोजन मिलेगा। बाकी सब दुनिया व्यर्थ है। इसके पीछे इसको नोचो, इसको जो भी करना है करो, क्योंकि इसके पास क्षमता है कि मेरा पेट भर दे। तो इसीलिए कहा जाता है कि मनुष्य जन्मना क्या होता है? स्वार्थी होता है। अगर हमारा स्वार्थ आपसे सिद्ध हो रहा है तो आप सही है, और स्वार्थ नहीं सिद्ध हो रहा है तो नहीं सही है। हम बात क्या कर रहे हैं? ये जो सरकार है इसकी कांग्रेस की स्थापना के दृष्टिकोण को दो भागों में बांट सकते हैं। सरकार को शुरू में लगता है
कि कांग्रेस हमारा साथ देगी। तो जब कांग्रेस साथ देगी तो कांग्रेस अच्छा है, और जैसे ही कांग्रेस का विस्तार होना शुरू हो गया, इसमें सामान्य आदमी शामिल होना शुरू हो गया, सरकार उसकी आलोचना करनी शुरू कर देगी। कांग्रेस बहुसंख्यक होती जा रही है और डफरिन बोलेगा कि कांग्रेस अल्पसंख्यकों की संस्था है ना। यानी यहां पर क्या है, सरकार के विचारधारा में कांग्रेस को उद्देश्यों को लेकर के परिवर्तन होना तय। अब ये गर्म पंथ वाला है। पहले चरण को हम 1885 से 1905 नरम पंथ कहते हैं, 1905 वाले से लेकर के आगे को हम गर्म पंथ कहते हैं। ये गर्म पंथ कांग्रेस का विश्लेषण करना शुरू करेंगे, तो कांग्रेस की खूब आलोचना करेंगे। क्यों आलोचना करेंगे? कांग्रेस की जितनी नेगेटिव छवि बनेगी उनको ये कांग्रेस की जितनी नेगेटिव छवि बनेगी, जितना ये बाहर जाएंगे उतना ये अंदर आएंगे। तो किसी ने कहा कि 3 दिनों तक चलने वाला तमाशा है, किसी ने कहा कि बरसाती मेढक है, किसी ने कहा ये भिखमंगों की संस्था है। तो ये क्या कांग्रेस का विश्लेषण कर रहे हैं कि कांग्रेस के इस चरण का आलोचना कर रहे हैं? तो माइंडसेट पहले से तय हुआ था, ये काम कर रहे सोचिए हैं। कि ऐसा नहीं है ये बीजेपी है, ये सपा है। सपा कहती है कि बीजेपी की सरकार में गुंडाई बढ़ गई, तो वो इसलिए थोड़ा कहती है कि गुंडाई उसको पसंद नहीं है। उसको ये पसंद है कि गुंडाई हम क्यों नहीं कर रहे हैं, हमारे पास सत्ता होना चाहिए ना। गुंडागर्दी हमको, मेरे पास होना चाहिए ना गुंडागर्दी का अधिकार। वो लोगों की परेशानी से परेशान थोड़ा, सपा बसपा भाजपा, उसमें उनकी हिस्सेदारी नहीं है ना। यही स्मृति ईरानी है ना, गैस सिलेंडर का दाम बढ़ गया था और मनमोहन सिंह के पास वो पहुंची थी और चूड़ी उड़ी लेकर के पहुंची थी। हाय 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 हाय, दाम बढ़ गया, मनमोहन सिंह चूड़ी पहन लीजिए। अब मनमोहन सिंह तो इस लायक भी नहीं कि कड़ा लेके पहुंचे कि आप कड़ा पहन लीजिए। अब वो उसी बात को क्या कहती हैं कि ये समय की आवश्यकता होगी, बहनों भाइयों कुछ कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। सर एक प्रश्न था हमारा। हाँ बस 1 मिनट। तो ये कहने का मतलब ना कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर उद्भव की व्याख्या नहीं है, बस यहाँ पर इन पे अटैक करेंगे कि ये जाएं और हम आए। उदारवाद क्या करेगा, इसको डिफेंड करने का प्रयास करेगा। वो बोलेगा नहीं, सरकार ने हमको यूज नहीं किया, हमने सरकार को यूज किया। और इसी में 2 थ्योरी निकल के आएगी। इसको बोलते हैं सेफ्टी वाल्व थ्योरी, एक को बोलते हैं सेफ्टी वाल्व थ्योरी, और एक को बोलते हैं क्या, तड़ित चालक का सिद्धांत या लाइटनिंग कंडक्टर का सिद्धांत। तो ये जो उदारवाद और गर्म पंथ है, ये क्या है, इसको आप क्रिया प्रतिक्रिया के रूप में देखिए कि कांग्रेस की स्थापना को क्यों, किस रूप में वो लोग व्याख्यायित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमको क्या करना है कि जब आप कोई कथन पढ़ना शुरू करेंगे तो कथन मत पढ़ा कीजिए, इसने कहा है ये पढ़ा कीजिए, समझ में आ जाएगा। अगर कोई बोल रहा है कि 3 दिनों तक चलने वाला तमाशा है तो कोई गर्मपंथी होगा। कोई कह रहा है कि ये अल्पसंख्यकों की संस्था है, वो सरकार होगी। अगर कोई कह रहा है कि कांग्रेस मर रही है और हमारी इच्छा यही है कि हम इसकी विदाई कर सकें, तो सरकार होगी। कोई कह रहा है कि भिखमंगों की संस्था है, तो गर्मपंथी होगी। ये यहाँ पर आपको उस व्यक्ति का नेचर, स्वभाव पकड़ना है, और अगर स्वभाव पकड़ लेंगे तो आपको याद करने में थोड़ी सी आसानी होगी। उसी को हम अभी थोड़ा सा आपको फैक्चुअल में दिखा भी देते हैं, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट को पकड़िए कि आखिरकार हो क्या रहा है। बेसिक कॉन्सेप्ट को पकड़िए कि आखिरकार हो क्या रहा है, और जो हो रहा है वो इस तरह से देखने का प्रयास करिए कि क्या चीज हो रही है, और जो हो रहा है वो अगर पकड़ लेंगे तो कथन किसने कहा है वो भी चीज बहुत आसान हो जाएगी। हाँ दीपक, क्वेश्चन आपका। सर ये जो इसके संस्थापक थे एओ ह्यूम,
इनके बारे में जो कांग्रेस के स्थापना में जो प्रारंभिक सदस्य हैं वो भी मिला जुला एक अपना अप्रोच रखते हैं इस बारे में। कोई इनको अच्छा कर रहा है, कोई खराब कर रहा है, अंदर भी वो चीजें चल रही हैं, बाहर से भी लोग इनके कांग्रेस के बारे में खराब बोल रहे हैं। ये दोनों का मतलब वो समझ नहीं आता। नहीं, जैसे कहने का मतलब ये है कि ये वहां पर तो विवाद खड़ा होगा ही ना। जैसे कोई बाहर का आदमी आकर के जब आपके यहाँ की कोई अखिल भारतीय संस्था का गठन होगा तो उस पर क्या होता है कि एक डाउट क्रिएट होता है। वो एक बाहर का आदमी कोई भी होगा तो उस पर डाउट क्रिएट होगा कि आखिरकार ये क्यों कर रहा है। हो सकता है उसकी मनस्थिति सकारात्मक हो तो भी, लेकिन बाहर का कोई आदमी होगा तो डाउट क्रिएट होगा ही होगा। तो वहां पर वही डाउट क्रिएट है। तो कुछ लोगों को लगता है कि एएयूएम का रहना हमारे लिए उपयोगी है। उनका सोच ये है कि चलो एएयूएम के रहने से सरकार जो है हमको जानती पहचानती है तो हमको बैन करने वाली समस्या नहीं आएगी। अब कुछ लोगों का कहना है कि एएयूएम रहेंगे तो सरकार फिर अपनी वाली करवाएगी। तो वहां पर जो सोच है, विचारधारा है, वो यही डाउट क्रिएट करती है कि आखिरकार क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो इसीलिए कुछ लोग अच्छा बोलेंगे, कुछ लोग खराब बोलेंगे। तो वहां पर ये देखना पड़ेगा कि किसकी सोच कैसी है, तो उस सोच के अनुसार से वो काम करेगा। जैसे तुलसी बाबा को आप पढ़े हैं ना, तो उन्होंने क्या कहा, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी थी तैसी। तो जो ऑब्जेक्ट है उसमें सौंदर्य नहीं है, उसमें विश्लेषण नहीं है। विश्लेषण क्या है, आपकी नजर में है ना। मैंने नहीं अभी बताया आपको भाई आपको सरकार कोई पुरस्कार दे दे, और ऐसा नहीं है। बहुत से लोग दुनिया में हैं सरकारों की आलोचना करते हैं। सरकार कहती है कि आइए आपको कलकत्ता विश्वविद्यालय का हम चेयरमैन बना देते हैं। हाँ, कलकत्ता विश्वविद्यालय का जो लाइब्रेरी है, या कलकत्ता लाइब्रेरी जो है, वो भारत की सबसे बड़ी लाइब्रेरी के रूप में मानी जाती है, और उसका 10-15 लाख रुपए तो एक महीने का व्यय है। और वहां पर जाकर के लाइब्रेरी के रूप में वो चेयरमैन बन जाएंगे। और जो व्यक्ति जीवन भर बीजेपी की आलोचना करेगा वही व्यक्ति उस लाइब्रेरी का अध्यक्ष बन करके चुप हो जाएगा, मौन हो जाएगा। जाके खोल करके पढ़िएगा उस समय चेयरमैन कौन है। बहुत बड़े साहित्यकार हैं ना, और वो फिर उनका बोलना ही बंद हो गया। चेयरमैन में तो वीसी ना सर? नहीं, वीसी नहीं, कलकत्ता लाइब्रेरी, कलकत्ता लाइब्रेरी के चेयरमैन के रूप। तो वो बहुत बड़े साहित्यकार हैं, और मैंने इधर 2-4-5 साल में उनकी आवाज नहीं सुनी। सरकार अच्छी हो गई। सरकार तो ये भी चीज होती है कि कितने लोग अपने सिद्धांतों के प्रति लॉयल हैं, ये बहुत मुश्किल है। लॉयल्टी बहुत कम लोगों में है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर लोगों में है। और कुछ लोग लॉयल भी हैं तो उनकी कीमत ज्यादा है ना। मुझसे एक लोगों से बात हो रही थी, एक वकील साहब थे, तो उन्होंने बताया कि जैसे जब बेल वगैरह होती है तो उन्होंने बताया कि बेल में ये होता है कि जैसे कहा जाता है कि ये जो जज साहब हैं, ये जज साहब बहुत अच्छे हैं। तो जज साहब बहुत अच्छे का परिभाषा क्या होता है कि सामान्य जज अगर वहां पर बेल जो है वो 20,000 में देता है, तो जो बहुत टाइट हैं वो 40,000 में देंगे। ये अच्छा का मतलब बहुत कड़क है। बहुत कड़क का मतलब ये कि यहाँ 20,000 से मुद्दा कहाँ चला गया, 40। ये कड़क है। तो कभी कभी कुछ लोग निष्ठा वाले हैं भी, बस अब ये है कि बस सबका मार्केट में कहने का मतलब ये कि बिकाऊ सब चीज है, बस उसका क्या है, प्राइस लेवल अलग अलग। बहुत कम लोग हैं जो सिद्धांतों के साथ समझौता करके रहते हैं, चीजों के रहते हैं, और उनको इतना फिर खामियाजा भुगतना पड़ जाता है कि अंत में स्थिति ये होती है कि रोटी दाल की मुश्किल हो जाती है। तो भी कभी कभी सिद्धांतों से समझौता कर लेते हैं। चलिए क्या करे आदमी। तो उस इसी रूप में इस समझना है कांग्रेस के स्थापना से पहले जो बोलने वाले लोग हैं, जो टिप्पणी करने वाले लोग हैं, वो टिप्पणी करने वाले लोग इस तरह की टिप्पणी को क्यों करते हैं, तो वो टिप्पणी आपको समझ में आ जाएगी कि हाँ टिप्पणी जो है वो क्यों करते हैं। ठीक है, तो अब जैसे शुरू करते हैं थोड़ा सा गरम दल के नेताओं की आलोचना, कि गरम दल के लोगों ने क्या क्या किया। देखिए, ये
गरम दल के 3 स्तंभ माने जाते हैं ना, लाल, बाल, पाल। पाल लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और पाल, लाल, बाल, पाल। देखिए तीनों लोगों का कमेंट आना स्वाभाविक है। बिपिन चंद्र पाल, देखिए लाला लाजपत राय, यह गवर्नर जनरल के दिमाग की उपज है। उस समय गवर्नर जनरल कौन है? डफरिन। तो उनका कहना है कि कहने का मतलब कुल मिला जुला के क्या, कि सरकार की मानसिकता का परिणाम है। बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने कहा कि ये सब कांग्रेस वाले बरसाती मेढक हैं। बरसाती मेढक क्यों है? जैसे बरसाती मेढक क्या होता है कि लगभग 3 महीने तक खूब दिखते हैं, उसके बाद वो नहीं दिखते हैं। तो उसी तरह से कांग्रेस वाले साल भर में 3 दिन खूब देखते हैं ना, 28, 29, 30 या 29, 30, 31, इनका लास्ट में 3 दिन सम्मेलन चलता था। तो वही उनका कहना है कि जैसे मेढक जो है साल भर नहीं दिखता है, तो उसी तरह से कांग्रेस वाले भी साल भर दिखते नहीं है, बस आते हैं। और दूसरा चीज क्या है, मेढक टर्राने को टर्राता है, लेकिन उसको सुन करके कोई डरता है क्या? कांग्रेस के अधिवेशन होते हैं लेकिन सरकार उससे डरती है क्या? कुछ नहीं डरती। और मेढक तो आदमी के ज्यादा अगर मूड खराब हो गया ना तो मार के उसको खा जाएगा, नहीं खा जाएगा तो भूख उस समय नहीं लगी, मार के उसका अचार बना के रख देगा, बाद में खाएगा। मेढक का अचार नहीं बनेगा? क्या राजकुमारी, मेढक का अचार बनेगा कि नहीं बनेगा? राजकुमारी आवाज सुन रही हो? जी सर। मेढक का अचार बन सकता है कि नहीं? सर पता नहीं। पता नहीं। साक्षी? जी सर, बन सकता है। बन सकता है। अरे थाई फूड वगैरह देखिए, थाई फूड, चाइनीज फूड सब क्या है, कौन कौन चीज नहीं खाते हैं सब ना। वही खा खा के देखिए मार रहे हैं सब फ्री स्टाइल। तैराकी में तो एक बार मार रहे हैं तो 5 फीट की छलांग मार दे रहे हैं ना। अभी भारत वाले हाथ पांव खोल रहे हैं जब तक वो 10 फीट आगे 10 फीट आगे हैं। मतलब उनको 2 चाइना चक्कर नंबर 1 पर है ना सर? 3 चक्कर लगा देंगे। इनका भी हाथ पांव मेडल खोल रहा है, तब तक वो पता चला मेडल कि इसमें चाइना नंबर 1 पर है। आगे पहुंच गई, 10 फीट आगे पहुंच गए। तो चाइनीज फूड कहने का मतलब ये कि वो सब चीज सब है। मेढक का यहाँ कहने का मतलब, मेढक एक तो छोटा सा जीव है, दूसरा मेढक की सोच सीमित होती है। कभी कभी तो समुद्र वाला नहीं, मेढक कुआं वाला होता है तो कुआं को ही दुनिया समझता है। उसी तरह से कांग्रेस को उन्होंने एक तरह से हीन दिखाने का प्रयास किया कि कांग्रेस इस तरह ने। और जो तीसरे इनके स्तंभ है बिपिन चंद्र पाल, वो तो एकदम इतना करारा व्यंग किए, बोले कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस भिखमंगों की संस्था है, याचना संस्था है, भीख मांगने वालों की संस्था है। ये कांग्रेस जो होती है भिक्षावृत्ति करती है, ऐसे लोगों का समूह। उनकी जो टेक्निक थी, प्रार्थना याचना प्रार्थना की जो टेक्निक थी उसकी उन्होंने आलोचना की। उन्होंने कहा कि ये प्रार्थना याचना प्रार्थना की जो टेक्निक है वो अब क्या गाली देगा, कोई कह रहा है तमाशा है, कोई कह रहा है कि मेढक है, कोई कह रहा है कि राजनीतिक भिक्षावृत्ति है। तो ये सब कहने के पीछे का मूल उद्देश्य क्या है? ये सब कहने के पीछे का मूल उद्देश्य क्या है? ये सब कहने के पीछे का मूल उद्देश्य यही है कि कांग्रेस जो है वो उदारवादी सदस्य जो हैं, वो ये नहीं कि आलोचना कर रहे हैं, वो उनका बस कहने का मतलब कि उदारवाद वालों की थोड़ा किरकिरी हो, और उदारवाद वालों की किरकिरी हो गई तो फिर इनका नाम होगा। तो यहाँ पर उद्देश्य कांग्रेस से नहीं है, कांग्रेस का बस आलोचना करें और वो सत्ता में आने का प्रयास करें। ये प्रतिक्रिया गरम दल वालों की। चलिए थोड़ा सरकार की प्रतिक्रिया देखते हैं, ठीक है। अगर यूनिवर्सल ढंग से सोचा जाए तो कांग्रेस की स्थापना में सरकार की भूमिका थी। सरकार की संभवतः सोच ये थी कि कांग्रेस हमारे लिए क्या करेगी, एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम करेगी
और समस्याओं को बताएगी और हम समाधान कर देंगे। तो सरकार की जब शुरू में कांग्रेस बनी तो कांग्रेस सरकार ने प्रशंसा की, और प्रशंसा ही नहीं किया बल्कि जो गवर्नर जनरल है उसने कांग्रेस के सदस्यों को बुला करके खाना पीना खिलाया, पार्टी वार्टी दिया, उद्यान भोज दिया कि भाई कांग्रेस हमारे हित की काम करेगी। लेकिन जैसे ही कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी करना शुरू किया तो अब सरकार को लगने लगा कि अरे ये तो हम जो चाह रहे हैं वो नहीं, ये तो अपने हिसाब की बात कर रहे हैं, स्वराज की बात कर रहे हैं। और दूसरा, 72 से 5,000 10,000 पहुंचने में इनको देरी भी नहीं लगी, संख्या इनकी बहुत बढ़ गई। तो जो विरोधी आदमी है जो हो रहा है उसके उल्टा बोलेगा। कांग्रेस बहुसंख्यक हो रही है और डफरी ने क्या कहा, कांग्रेस अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है। अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व कर रही है। धीरे धीरे सरकार को समझ में आने लगा कि कांग्रेस अपने हिसाब से काम करेगी, तो इतना कठोर कदम उठाया गया कि 1890 में ये कहा गया सरकारी सदस्यों को कांग्रेस में नहीं शामिल किया जाएगा, यानी कोई भी अगर सरकारी मेंबर है तो कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण नहीं कर सकता। आंदोलन आगे बढ़ा, किसान भी आगे, कांग्रेस भी आगे बढ़ी। 1885 से 1905 में कांग्रेस 20 साल की हो गई, जवान हो गए। और जवानी में संकट आता है, समस्या आती है, इसलिए कि एक नई पीढ़ी आती है, वो पीढ़ी पुरानी पीढ़ी को चैलेंज भी करती है, पुरानी पीढ़ी उसकी बात को मानने को तैयार नहीं होती है, नई पीढ़ी उसकी बात को करने को तैयार नहीं होती है, और कभी कभी तनाव इतना भी बढ़ जाता है कि मारपीट, विभाजन की नौबत आ जाती है। वही हुआ 1905 ना। लेकिन दूसरी तरह से परिप्रेक्ष्य देखिए, कांग्रेस का धीरे धीरे अखिल भारतीय विस्तार हो रहा था, जनमानस में भी इसकी चेतना बढ़ रही थी, कांग्रेस को लोग थोड़ा नाम से पहचानने लगे थे, नेताओं को जानने लगे थे। और इसी बीच बंगाल का विभाजन हुआ, उससे अखिल भारतीय स्वरूप इसका और मजबूत हुआ। कांग्रेस पूरे भारत में इकलौती पार्टी के रूप में स्थापित हो गई, और इस चीज की चिंता सरकार को सता रही है। सरकार भी जान रही है कि कांग्रेस का विस्तार बहुत तेजी से हो रहा है, और उसी क्रम में लॉर्ड कर्जन आएगा। देखिए वो क्या बोल रहा है, कांग्रेस लड़खड़ा रही है, और मेरी इच्छा क्या है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं। ये स्टेटमेंट क्या बता रहा है कि जो कांग्रेस है और कर्जन है, कर्जन कांग्रेस के प्रति एक फ्रस्ट्रेशन के मूड में। और ये इतिहास और संस्कृति इसीलिए पढ़ाया जाता है कि इतिहास और संस्कृति क्या करती है कि आपको प्रशासन चलाने में मदद करती है। कर्जन को ये भी नहीं मालूम है कि अगर किसी की झूठी खबर फैलाई जाए तो उसकी उम्र बढ़ती है, घटती नहीं है। ना, मरने की सही खबर नहीं है, अगर मरने की सही खबर फैला दिया जाए तो आपकी उम्र बढ़ जाती। ठीक है। उसकी एक नेता थे यासिर अराफात, इजराइल फिलिस्तीन वाले, फिलिस्तीन के नेता थे, बड़े नेता थे ना। आपको मजेदार बात बताएं उनके बारे में, 45 टाइम, मतलब 45 बार ये सूचना वर्ल्ड स्तर पे प्रसारित हो गई कि यासिर अराफात नहीं रहे। फिर यासिर अराफात बच गए। एक दिन तो 5-6 दिन ऐसा हो गया उनका पता नहीं चला, प्लेन क्रैश हुआ था, सबने आधिकारिक पुष्टि कर दी कि यासिर अराफात नहीं रहे। फिर सैटेलाइट वगैरह लगा के देखा जाए तो वो प्लेन क्रैश हुआ था, और किसी पेड़ पर वो 2-3 दिन तक ऐसे टंगे रह गए थे। उनको पीस प्राइज भी मिला था, नोबेल का शांति पुरस्कार भी मिला था,
तो 45 टाइम्स उनके बारे में ये खबर आई कि नहीं वो नहीं रहे। वो फिलिस्तीन के बहुत बड़े नेता थे। जब इजराइल और फिलिस्तीन में संघर्ष की प्रक्रिया बहुत अधिक होती थी तो उस समय बैठक वगैरह में भाग लेने की जिम्मेदारी उन्हीं की थी। एक तरह से घोषित रूप में फिलिस्तीन के राष्ट्रपति ही थे। यहाँ पर क्या हो कह रहा है, कांग्रेस लड़खड़ा रही है और मेरी इच्छा क्या है, मैं सिर्फ शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं। तो ये सरकार शुरू में प्रशंसा क्यों कर रही है, बाद में उसका विरोध क्यों कर रही है, उसके पीछे का कारण क्या है? तो ये इसीलिए ये करना क्या है कि जब आप इस चैप्टर को पढ़ें, इस चैप्टर में ये नहीं पढ़ी कि किसने क्या कहा, पहले ये देखिए कि जिसने कहा वो कौन है। वो अगर लाल बाल पाल हैं तो उनका विचार अलग होगा। उनका विचार क्यों अलग होगा ये देखने का प्रयास करें। अश्विनी कुमार दत्ता, ये भी स्वदेशी आंदोलन के कांग्रेस के उदारवाद गर्मपंथ के नेता हैं, उनके कहने का क्या मतलब है, इन लोगों की आलोचना का क्या मतलब है, वो दिमाग में बैठाने का प्रयास करिए। सरकार क्यों शुरू में समर्थक है, सरकार क्यों किसी शुरू में समर्थन करती है, क्यों बाद में वो कठोर हो जाती है, और क्यों कर्जन जो है वो अपना कठोरता को और प्रदर्शित करते हैं कि हाँ ये ऐसी चीजें हैं। तो ये जब कॉन्सेप्ट पकड़ेंगे तो ये थोड़ा सा याद करने में आपको आसानी हो जाएगा। रिवीजन तो करना ही पड़ेगा, इसका रिवीजन आप करिए, रिवीजन बिना किए तो काम नहीं चलेगा, रिवीजन आपको हो जाना है। लेकिन ये कि जब थोड़ा सा समझेंगे कि हाँ इसने ये कहा तो आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी कि हाँ ये चीज जो है इस तरह से कहा जाए तो बात हो बनेगी। तो कांग्रेस की स्थापना किस तरह से हुई, ठीक है। अगर अब आपसे जैसे मेंस में क्वेश्चन आएगा कि कांग्रेस की स्थापना के विभिन्न सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए, तो आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर लिखते समय पहले आप सिद्धांतों की व्याख्या कर दीजिए कि सेफ्टी वाल्व थ्योरी क्या है, फिर आप बता दीजिए लाइटनिंग कंडक्टर का सिद्धांत क्या है, फिर इन दोनों के पीछे उद्देश्य बता दीजिए क्या है। फिर आप यहाँ पर दूसरा पैराग्राफ में आइए तो बताइए कि कांग्रेस की स्थापना जो है वो 3 चरणों का परिणाम है। इसका मतलब कांग्रेस की स्थापना एक स्वाभाविक विकास की प्रक्रिया में देखा जा सकता है। यहाँ पे आप सोशियस रिलीजियस मूवमेंट को दिखाइए थोड़ा सा, यहाँ पर आप रीजनल इंस्टीट्यूशन को दिखाइए, और उसके बाद थर्ड प्रक्रिया में आप इंडियन नेशनल कांग्रेस को दिखाइए। इसको आपको दिखाना ही दिखाना है। गाइड वेट पढ़ेंगे तो फिर ये सब चीजें आपको नहीं मिलेंगी। उनको क्या मतलब स्वतः विकास की प्रक्रिया, लाल वाली, पीली वाली, हरी वाली, नीली वाली, उनको इस सबसे कोई मतलब विशेष नहीं होता है। बस वो ये दिखा देंगे दोनों ये सिद्धांत थे, और होना भी चाहिए। बहुत अच्छी किताबें क्यों लिखी जाए, अपने से भी कुछ आप निकालिए तभी तो होगा। तो मैटर बहुत ज्यादा हो गया, लड़का कहाँ दिखेगा, लड़का अपने से विश्लेषण करके देखे कि हाँ ये ऐसे ऐसे है, या फिर बहुत अच्छी किताबें पढ़ें। यहाँ अच्छी किताबें अगर 100 बिकती हैं तो फालतू किताबों के बिकने की संख्या जो है वो 1 लाख है। ये तो अनुपात है। औसत तो कोई लड़का किताब कहाँ पढ़ना चाहता है, कोई एक ही गाइडवा में सब मिल जाता, काम हो जाता। वो किताबें भी खूब बिकती हैं। तो इस रूप में आप जैसे ये क्वेश्चन आ गया तो पहले आप इसको पैराग्राफ को ये क्लियर करिए, फिर इसको क्लियर करिए, और फिर काम हो जाएगा आपका। लिखना होगा 270, जैसे भी क्वेश्चन पूछे तो ये प्रीलिम्स में कम बल्कि मेंस में इसका ज्यादा आता रहता है। अरुण यस सर। इस क्वेश्चन को लिख के हमको भेजो, जब तुमको समय मिल जाएगा तो। कांग्रेस की स्थापना के विभिन्न सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए ना। चलो एक क्वेश्चन लिख लो, उसको मैं बोल दे रहा हूँ, लिख रहा हूँ। कांग्रेस की स्थापना के विभिन्न सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। क्या इसे स्वतः विकास का परिणाम माना जा सकता है? सर फिर से बोल दीजिएगा। कांग्रेस की स्थापना के विभिन्न सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए।
कीजिए। व्याख्या कीजिए। यस सर, आगे। क्या इसे स्वाभाविक विकास की प्रक्रिया माना जा सकता है? यस। हाँ, इसको 200 शब्दों में लिख करके देखिएगा और अच्छा फिर हो जाएगा तो उसको हमको फिर भेजिएगा, मैं चेक करके आपको दे दूंगा। तो ये कांग्रेस की स्थापना में फैक्ट कम होगा और आपका कॉन्सेप्चुअल चीज ज्यादा होगी। तो उसी में जैसे सिद्धांत में व्याख्या में वो चीज आपको समझाई दी है। जो पहला सिद्धांत है उसको बोलते हैं सुरक्षा कपाट का सिद्धांत। तो सीधी सी बात है, जो सुरक्षा कपाट का सिद्धांत होगा कोई गर्मपंथी ही देगा, वो कांग्रेस को उसको आलोचना करना है। लाला लाजपत राय ने दिया, उन्हें यंग इंडिया में दिया। उन्होंने ये कहा कि सरकार ने क्या किया कि अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की है ना। तो रियली अभी हम लोग इसको पूरा समझ ही लिए हैं कि व्याख्या करना उनका उद्देश्य नहीं है, बल्कि जो उदारवाद है उदारवाद की आलोचना करना इनका मुख्य उद्देश्य। तो ये जो सुरक्षा कपाट का सिद्धांत है वो ये बताता है कि कांग्रेस सरकार द्वारा स्थापित हुई थी, सरकार के स्वार्थों की पूर्ति के लिए स्थापित हुई थी। इसी को बोला गया सेफ्टी वाल्व की थ्योरी। जैसे सेफ्टी वाल्व कुकर में होता है, वो समस्या का समाधान करने में मदद करता है और एक तरह से क्या है, वो सुरक्षा का कपाट होता है। तो उसी तरह से कांग्रेस भी सुरक्षा के कपाट के, इसको जो तड़ित चालक का सिद्धांत है वो सिद्धांत नहीं है बल्कि वो सेफ्टी वाल्व का काउंटर अटैक है। उन्होंने कहा कि नहीं, गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा कि उन्होंने कहा कि ऐसा है कि कांग्रेस ने, सरकार ने कांग्रेस को नहीं, कांग्रेस ने उनको अपने लिए इस्तेमाल किया। जैसे शुरू में सरकार से थोड़ा समर्थन वो लेना चाहते थे, और लेना इसलिए चाहते थे कि ताकि सरकार उनको बैन न करे, ये उनकी ना। तो यानी कुल मिला जुला के उद्देश्य उनका नहीं है, हमारा उनके साथ थोड़ा मेल मिलाप इसलिए है कि थोड़ा हम बचे रहें। तो अपने सर्वाइवल के लिए सरकार का समर्थन लेना हमारे लिए आवश्यक है, और इसी सरकार के समर्थक के लिए हम लोगों ने ऐसा काम किया। थर्ड जो उत्पत्ति है वो स्वाभाविक उत्पत्ति का सिद्धांत, जिसको मैंने पूरा आपको समझाया है। फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप और ये थर्ड स्टेप। हाँ, जैसे मैंने बताया फर्स्ट स्टेप में पुनर्जागरण आंदोलन, प्री पॉलिटिकल संस्था, इसको प्रारंभिक राजनीतिक संस्था कहते हैं। फिर सेकेंड स्टेप में क्या होगा, राजनीतिक संस्थाएं हो गई, ये महत्वपूर्ण हो गई। थर्ड स्टेप जो है वो अखिल भारतीय कांग्रेस के रूप में ये स्थापित हुई। तो ये इसी चीज को आपको एक्सप्लेन कर देना जो मैंने बताया आपको। पीछे की पूरी पढ़ाई आप यहाँ पर इन्वॉल्व कर सकते हैं, कैसे सामाजिक धार्मिक संस्थाएं हैं, वो कैसे प्री पॉलिटिकल है, फिर कैसे ये रीजनल बने, और फिर कैसे ये ऑल इंडिया स्तर पर ये विकास हुआ। तो ये एक तरह से इसी को बोलते हैं, ये सहज उत्पत्ति का सिद्धांत, स्वाभाविक उत्पत्ति का सिद्धांत। ए नहीं भी होते तो कांग्रेस बनती और वैसे ही बनती जैसे कि बनी। ऐसा नहीं है कि एओयू नहीं रहती तो कांग्रेस नहीं बनती, कांग्रेस फिर भी बनती और कांग्रेस फिर उसी तरह से रहती, उसी स्वरूप में रहती। बस वो एक स्वाभाविक सा प्रक्रिया है कि उसका, उस प्रक्रिया को अंतिम रूप देने का काम एओयू ने किया। प्रक्रिया बहुत दिन से चल रही थी। इस रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सहज उत्पत्ति के सिद्धांत के आधार पर समझा जा सकता है ना। तो ये प्रीलिम्स में तो मैटर बहुत कम ही रहेगा, मेंस वगैरह में आता रहता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि त्वरित चालक का सिद्धांत क्या है, स्वाभाविक उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है। इसको मैं अपलोड कर दूंगा, जब नोट्स आपके पास हो जाएगा तो आप उसको नोट कर लेंगे, कोई जरूरत नहीं थी इसका, जरूरत नहीं। तो ये पूरा स्वाभाविक उत्पत्ति का सिद्धांत। और ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए। नेशनल मूवमेंट बहुत आसान होता है, लेंदी होता है, तो मैटर बहुत ज्यादा होता है, लेंदी प्रकृति का होता है, लेकिन समझने में बहुत ज्यादा दिक्कत आपको नहीं क्रिएट करेगा। ठीक है, थोड़ा सा कुछ असुविधा हो जाती है तो क्लास थोड़ा सा इधर आप लोगों का काफी डिस्टर्ब हो जा रहा है। फिर भी ये सब इसलिए मान्य है कि सायास नहीं, इंटेंशनली नहीं, अनायास सब हो जाता है चीजें मैनेज करने के क्रम में। तो थोड़ा सा असुविधा हो जाती है कभी कभी, लेकिन ठीक है, सुविधा के साथ पढ़ाई अपना करते रहिए।
कल फिर हम लोग अपने टाइम पर देखेंगे, कोशिश करेंगे। नोट्स जैसे प्रिपेयर हो जाता तो मैं कोशिश करूंगा कि आज भेज दूं आपको। तो नेशनल मूवमेंट पे एनर्जी नहीं चाहिए, स्टेमिना चाहिए। हाँ, इसका क्षैतिज विस्तार बहुत है, फैक्चुअल नॉलेज बहुत है वहाँ इसमें। तो फैक्चुअल नॉलेज भी करना है और कॉन्सेप्चुअल जो है, लेकिन फैक्चुअल ज्यादा हो जाएगा। तो उसको लिटरल पढ़ना है, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा आपको आसानी से, लेकिन क्वेश्चंस बहुत आते हैं। क्वेश्चंस को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। चलिए ठीक है, अभी जाइए, खाना वाना खाइए, सो जाइए।